Okay. ओके, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हेलो। ओके। ओके, तो आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस देखने वाले हैं कि हम लोग फंक्शंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग फंक्शन एंड फंक्शन का यूज क्या है. ओके, सो इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंक्शंस आर नथिंग बट द ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी रीयूज. राइट, तो हम लोग फंक्शन बना के रख सकते हैं और उसको अलग अलग जगह पे रीयूज कर सकते हैं. तो और फंक्शन में नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जो एक बहुत बड़ा कोड होता है, हमारा लेट सपोज हमारा एक फाइल है, उसमें जो कोड लिखा है हम लोगों ने उस वो 1000 या 2000 लाइंस का कोड हम लोगों ने एक ही फाइल में लिख दिया. राइट, तो ये क्या है, एक बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस. तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वो जो बहुत बड़ा कोड है उसको चंक्स में डिवाइड करते हैं, या फिर उसको ब्लॉक ऑफ कोड मतलब उसको अलग अलग मतलब वो कोड को डिवाइड करते हैं और हर एक कोड को एक रैप करते हैं एक फंक्शन के अंदर, सो दैट हम लोग वो फंक्शन यूज कर सकते हैं. राइट, तो फंक्शंस हम लोग अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं वो फंक्शंस को बाय, और उसको हम लोग कॉल भी कर सकते हैं. ओके, सो a function is a reusable एक सेकंड. A function is a reusable block of code or a programming statements designed to perform certain tasks. Okay, then uh, a function can be declared by a function keyword followed by name and parenthesis. Okay, parenthesis मतलब ये open and circular brackets. Then a function can have different parameters, और हम लोग उसको arguments भी बोलते हैं, arguments, right, enclosed in parenthesis. Okay, then a function can return a value or no value. नो वैल्यू जो जब फंक्शन रिटर्न करता है तो उसको हम लोग वॉइड बोलते हैं कि उसमें से कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है. राइट, एंड टू स्टार्ट एग्जीक्यूशन ऑफ अ फंक्शन और टू गेट द रिटर्न वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन we have we have to
इन्वोक या फिर हम लोग उसको कॉल भी बोलते हैं, इन्वोक अ फंक्शन ओके। तो ये फंक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल्स था। इसके बाद हम लोग फंक्शन का यूज करके क्या क्या कर सकते हैं। सो फंक्शंस कैन मेक कोड। इसको क्या कर सकता है फंक्शन, क्लीन एंड इजी टू रीड, राइट। देन हम लोग वो कोड को रीयूजेबल बना सकते हैं। अभी रीयूजेबल मतलब क्या, कि हम लोग एक ही फंक्शन को अलग अलग जगह पे कॉल कर सकते हैं, राइट। एंड देन इजी टू टेस्ट, उसको टेस्ट भी हम लोग इजीली कर सकते हैं, राइट। देन फंक्शन का यूज करके हम लोग ये सब चीजें अचीव कर सकते हैं, राइट। और जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन हम लोग क्रिएट करते हैं उसको अलग अलग वेज से हम लोग उसको क्रिएट कर सकते हैं। सो अ फंक्शंस कैन बी डिक्लेयर्ड इन और created in different ways in JS। ओके, तो अभी वो डिफरेंट वेज कौन कौन से हैं। सो उसमें सबसे पहले है कि डिक्लेरेशन फंक्शंस, डिक्लेरेशन फंक्शंस। उसके बाद सेकंड है एक्सप्रेशन फंक्शंस, एक्सप्रेशन फंक्शंस। देन थर्ड है एनोनिमस फंक्शंस। एंड लास्ट है एरो फंक्शंस। ओके, इनके बारे में हम लोग अभी वन बाय वन देखेंगे कि डिक्लेरेशन फंक्शन क्या होता है, एक्सप्रेशन फंक्शंस क्या होता है, एनोनिमस फंक्शंस क्या होता है, और एरो फंक्शंस क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले डिक्लेरेशन फंक्शंस मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शन और उसका डायरेक्टली फंक्शन नेम से उसको क्रिएट करते हैं। सो वी कैन क्रिएट अ फंक्शन by using function keyword and name, right. It has a block of code to perform some tasks, okay। and even मतलब इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें इसमें जो मतलब इसमें जो फीचर्स है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं हम लोग इसको। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्लेरेशन फंक्शंस। तो इसमें होइस्टिंग जो मैंने पहले ही बताया है, राइट। उसके बाद हम लोग इसको नेम फंक्शंस भी बोल सकते हैं, या फिर ये भी उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद रीयूजेबिलिटी, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग इसके साथ कर सकते हैं। देन सेकंड जो है अपना एक्सप्रेशन फंक्शन, या फिर ये इसमें हम लोग इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स जो है इसका
तो जैसे इसका नॉर्मल सिंटैक्स है जो अभी तक हम लोग देखते आए हैं जब हम लोग फंक्शंस क्रिएट करते थे। तो यहाँ पे जब फंक्शन क्रिएट करते तो फंक्शन कीवर्ड उसके साथ ये फंक्शन का नाम मतलब फंक्शन नेम, एंड ये इसके अंदर यहाँ पे इसके या तो पैरामीटर्स हो सकते हैं, राइट, और यहाँ पे उसका कोड आएगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन बॉडी, और इसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, राइट। तो ये मतलब इसका सिंटैक्स अभी तक हम लोग जो फंक्शंस क्रिएट करते आ रहे हैं तो ये वैसे ही है। यहाँ पे भी होगा शायद, हम लोगों ने अगर किया होगा, ये देखो फंक्शन, फंक्शन नेम, पैरामीटर्स एंड इसकी बॉडी। तो ये नॉर्मली हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं या फिर अभी तक कर रहे थे वही इसमें हम लोग मतलब ये उसी का एग्जांपल है, राइट। फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या होता है कि वी कैन क्रिएट अ एनोनिमस फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन मतलब विदाउट नेम, एनोनिमस फंक्शन, एंड वी कैन असाइन दोज टू एनी वेरिएबल। ओके, तो फंक्शन एक्सप्रेशन में हम लोग एनोनिमस फंक्शन क्रिएट करते हैं और उनको इसके साथ असाइन करते हैं, नेम को उसको असाइन कर देते हैं, राइट। सो इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम लोग देखें राइट, तो ये भी इट्स अ काइंड ऑफ फंक्शन जो हम लोग ऊपर कर रहे हैं वैसे ही है, लेकिन इसमें सिर्फ फंक्शन का नाम नहीं होता है, ये एनोनिमस फंक्शन होता है। और यहाँ पे हम लोग को मतलब जो हम लोग एनोनिमस फंक्शन क्रिएट करते हैं उसको डायरेक्टली किसी वेरिएबल को हम लोग असाइन कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे इसका जो सिंटैक्स है वो नॉर्मली जैसे हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं var, यहाँ पे लेट सपोज फंक्शन अंडरस्कोर नेम हो गया, और इसको हम लोग एनोनिमस फंक्शन जिसमें कोई नेम नहीं रहेगा वो उसको असाइन कर देते हैं। और ये इसमें भी ये जो रहता है ये यहाँ पे रहेगा, और उसके साथ ही यहाँ पे उसके पैरामीटर्स रहेंगे, राइट। तो ये उसमें हम लोग ऐसे फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अभी इसका और इसमें डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस, या फिर अगर हम लोग इसको इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि लेट सपोज इसमें मैं ऐड करता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सप्रेशन फंक्शंस। तो इसमें ये हॉइस्टेड नहीं होता है, नॉट हॉइस्टेड, राइट। अगर इसको हम लोग ये हॉइस्टिंग मतलब फंक्शन हॉइस्टिंग में ये वर्क नहीं करेगा, ये जो नॉर्मली हम लोग जो फंक्शन कीवर्ड से क्रिएट करते हैं वो हम लोग को एक्सेसिबल रहता है, ये अनडिफाइंड दे देगा हम लोग को डायरेक्टली, राइट। उसके बाद इट कैन बी एनोनिमस, right, and then we can assign that to any variables, assign to any variable, all right। then इसको हम लोग नेम फंक्शन भी बोलते हैं एक्सप्रेशन, सो वी कैन कॉल इट एज नेम्ड functions, right। then नेक्स्ट जो टाइप है अपना एनोनिमस फंक्शन, सो एनोनिमस फंक्शंस आर दो, सो these are the functions with no name। तो इसमें नाम नहीं रहता है, तो ये जो अपना फंक्शन का टाइप है या एनोनिमस फंक्शन ही है। इसमें हम लोग एग्जांपल के तौर पे भी हम लोग इसमें कुछ देख नहीं सकते, लेकिन ये जो हम लोग असाइन कर रहे हैं किसी वेरिएबल को, तो इसी को हम लोग एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं, राइट। देन लास्ट वाला जो टाइप है वो है एरो फंक्शन। तो
तो एरो फंक्शन क्या है कि एरो फंक्शन ये लेटेस्ट फीचर है जावास्क्रिप्ट का, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि जो कुछ हम लोग क्रिएट करते हैं, मतलब ये भी नॉर्मली फंक्शंस ही रहते हैं, लेकिन ये थोड़ा एडवांस फीचर है जावास्क्रिप्ट का, जिसका यूज करके, मतलब एरो फंक्शन का यूज करके हम लोग उसको और इजी वे से क्रिएट करते हैं या फिर लिखते हैं, राइट करते हैं अपने इसमें, राइट। और ये ऑलवेज एनोनिमस ही रहता है एरो फंक्शन, इसको हम लोग किसी दूसरे वेरिएबल को ही असाइन करते हैं, राइट। तो एरो फंक्शन इज, इट इज अ, और इट इज, और it provides a concise way to write a functions और फंक्शन एक्सप्रेशंस। तो ये जो हम लोग ऊपर करते हैं, वेरिएबल को असाइन करते हैं, तो ये भी वैसे ही है, हम लोग उसको फंक्शन एक्सप्रेशंस का ही टाइप बोलते हैं, और ये थोड़ा और अच्छी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको, राइट। और इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इट will not have its own this। तो ये जो है this, ये एक्चुअली this की वर्ड जावास्क्रिप्ट में बहुत फेमस है। जब हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे उस टाइम पे ये this का भी हम लोग इसके साथ देखेंगे। ओके, तो this को भी हम लोग मतलब कैसे this का इम्पैक्ट होता है एरो फंक्शंस में और नॉर्मल फंक्शन में, वो हम लोग देखेंगे। ओके, देन इसका अगर सिंटैक्स देखें हम लोग, सिंटैक्स, तो इसका सिंटैक्स नॉर्मल है कि जैसे हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट सपोज कॉस्ट, यहाँ पे फंक्शन अंडरस्कोर नेम इक्वल टू, यहाँ पे पैरामीटर्स, एंड देन इसका यहाँ पे जो कोड अपना फंक्शन का बॉडी रहेगा वो इसके बाद में आएगा यहाँ पे। ओके, देन इसमें हम लोग इसके साथ ये भी कर सकते हैं कि वी कैन implicit or we can have implicit return with arrow function। इसका इम्प्लिसिट रिटर्न मतलब क्या है कि हम लोग को इसको, मतलब जो कुछ हम लोग रिटर्न करेंगे फंक्शन से, तो उसको रिटर्न कीवर्ड लिखने की भी जरूरत नहीं रहती है, जब हम लोग अगर सिंटैक्स शॉर्ट रहेगा तो, राइट। देन इसके अंदर ओके, सो इसके नॉर्मल फंक्शन के अगेंस्ट इसमें हम लोगों को क्या क्या डिफरेंस रहता है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है, सो डिफरेंस विथ नॉर्मल फंक्शंस। सो सबसे पहला डिफरेंस है वो है syntactically different। So syntax is the first one. Second one is this context, this context it means, मतलब ये जो है, ये मैं जब इसका एग्जांपल देखेंगे उस टाइम पे मैं बताता हूँ, और इससे हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शंस क्रिएट नहीं कर सकते। सो नो कंस्ट्रक्टर फंक्शंस और नो कंस्ट्रक्टर, राइट। ये भी हम लोग जब इसका एग्जांपल देखेंगे उस टाइम पे ये भी कंसिडर करेंगे। ओके, देन एरो फंक्शंस नॉर्मली क्या है कि अभी हर कोई एरो फंक्शन ही यूज करता है, जब कोई फंक्शन क्रिएट करना होता है तो एरो फंक्शन ही क्रिएट करता है। ओके, सो
इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो लेट सपोज यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ, day 7, एंड उसके अंदर हम लोग नया ये ओपन करेंगे functions.js। राइट, तो functions.js में हम लोग नॉर्मली स्टार्ट करते हैं अभी डिक्लेरेशन फंक्शन से। सो डिक्लेरेशन फंक्शंस, इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो फंक्शन फंक्शन मैं यहाँ पे एडिशन या फिर सम फंक्शन क्रिएट करता हूँ। राइट, तो सम फंक्शन में क्या होगा, लेट सपोज मेरे पास वेरिएबल्स है, लेट num1 इक्वल टू 10 है एंड लेट num2 इज इक्वल टू 20। राइट, और यहाँ पे मैं सिंपली लॉग कर रहा हूँ num1 प्लस num2 को। राइट, ये बहुत ही सिंपल फंक्शन है और इसको हम लोग यहाँ पे इन्वोक कर रहे हैं, या फिर इसको हम लोग कॉल कर रहे हैं, ऐसा समझ। राइट, के बाद इसको राइट, तो इस पे हम लोग लेट सपोज जब ये फंक्शंस को कॉल करेंगे हम लोग नोड फंक्शंस डॉट जेएस, तो ये दोनों का सम करके हम लोग को आउटपुट दे देगा। राइट, तो अभी इसमें मतलब ये जो है अपना नॉर्मल डिक्लेरेशन फंक्शंस का टाइप है। इसमें जो और चीजें हम लोग कर सकते हैं वो ऐसे कर सकते हैं कि ये जो num1 है, मतलब इसमें हम लोग पैरामीटर्स या फिर इसके आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। लेट सपोज num1 कॉमा num2 मैं यहाँ पे बोलता हूँ और इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये जो num1 और num2 है ये मेरा बाहर से आएगा। लेट सपोज 10 एंड 50, ये दो वैल्यूज मैंने पास किए बाहर से, और इसको अगर मैं रन करूं तो इसका आउटपुट ये इसको निकाल के देगा जो कि 60 है। राइट, तो ये एक मतलब वे ऑफ राइटिंग है डिक्लेरेशन फंक्शन का। मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ और जो फर्स्ट टाइप था अपना उसको भी रहने देता हूँ। राइट, ताकि हम लोग को पता चले कि यहाँ से हम लोगों ने क्या क्या किया। राइट, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने अभी पैरामीटर पास करके देखा है, इससे हम लोग रिटर्न भी कर सकते हैं। तो रिटर्न के केस में यूज क्या होता है ऐसा कि हम लोग वो वैल्यू किसी तीसरे को असाइन कर सकते हैं। सो लेट सपोज मैं यहाँ पे फिर से एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फंक्शन सम, और उसमें मेरा 2 नंबर्स रहेगा, num कॉमा num1 या फिर n1 कॉमा n2। राइट, और यहाँ से मैं सिंपली रिटर्न करूंगा n1 प्लस n2। राइट, तो ये जो है ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता, मतलब इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, या फिर जावास्क्रिप्ट में ऐसा रिटर्न टाइप वगैरह कुछ होता ही नहीं है, तो ये वॉइड रिटर्न करता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। राइट, देन इसमें हम लोग अभी क्या कर सकते हैं कि लेट रिजल्ट इज इक्वल टू सम, और उसमें से हम लोग कोई भी दो नंबर पास करेंगे उसको, 20 एंड 30 लेट सपोज। राइट, तो ये इस केस में क्या होगा कि ये जो रिटर्न वैल्यू है n1 प्लस n2, जो कोई वैल्यू या फिर जो कुछ पैरामीटर्स हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं, n1 में वैल्यू रहेगी 20, n2 में रहेगी 30। राइट, तो उसका एडिशन करके जो कुछ रिटर्न होगा वो हमारे रिजल्ट में ऐड हो जाएगा, और जब हम लोग इसको लॉग करेंगे रिजल्ट, तब हम लोग उसका आउटपुट देख सकते हैं जो कि 50 हम लोग को दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ से हम लोग वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न करना मतलब हम लोग फंक्शन का एग्जीक्यूशन होने के बाद जो कुछ आउटपुट हमें चाहिए वो हम लोग पास कर रहे हैं जहां से वो कॉल हुआ है फंक्शन उसको। राइट, तो ये एक और वे है फंक्शन डिक्लेरेशन लिखने का। ओके, देन यहाँ पे लेट सपोज मुझे पता नहीं है कि मेरे पास कितने ये रहेगा इसके अंदर कितने पैरामीटर्स रहेंगे, ये अगर मुझे पता नहीं है तो उस केस में हम लोग फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं। सो लेट सपोज फंक्शन सम। राइट, यहाँ पे मुझे पता नहीं कि मेरे पास कितने आर्गुमेंट्स आएंगे या फिर कितने पैरामीटर्स आएंगे, तो ये मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ कि लेट सपोज लॉग, मैं लॉग कर रहा हूँ सम, जिसमें मैं
पैरामीटर्स भेज रहा हूं 2, राइट। सेम यहाँ पे मेरे पास 3 पैरामीटर है, लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास 4 पैरामीटर है, राइट। तो अभी मुझे पता नहीं कि मेरा एग्जैक्ट फंक्शन में कितने पैरामीटर्स हो सकते हैं, राइट। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनबिल्ट जावास्क्रिप्ट में एक आर्गुमेंट्स करके एक कीवर्ड है जिसका यूज करके, या फिर आर्गुमेंट्स करके फंक्शन के अंदर एक फीचर है जिसका यूज करके हम लोग उस पे ये जो वैल्यूज है या फिर पैरामीटर्स है वो देख सकते हैं कि कितने होंगे, राइट। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट इसको 0 बोलता हूँ, और मुझे पता नहीं है कि मेरे पास कितने पैरामीटर्स है, लेकिन मुझे आर्गुमेंट्स में वो मुझे मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल एक फॉर लूप ले सकता हूँ, लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन आर्गुमेंट्स डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, राइट। इसमें मैं क्या करूंगा, अभी रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस आर्गुमेंट्स ऑफ आई। तो ये क्या होगा कि वो जो स्पेसिफिक अभी मुझे पता नहीं कि कितने हैं, तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा लेंथ तक और उस पर इटरेट करूंगा, और हर एक इसमें मतलब ये जो आर्गुमेंट्स रहेगा ये मेरा एरे रहेगा। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, सबसे पहले उसको लॉक करता हूँ ताकि तुम लोगों को भी थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि आर्गुमेंट्स हम लोग को कैसे दिखता है। इसको कॉल तो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन यहाँ से कुछ नहीं करेंगे अभी के लिए, पहले तो उसका लॉग देखते हैं कि क्या लॉग करेगा वो। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट टाइम जब फंक्शन कॉल हुआ तो आर्गुमेंट्स में 0 इंडेक्स पे 10 है, 1 इंडेक्स पे 20 है। वैसे ही सेकेंड टाइम जब कॉल हुआ तब 0 पे 10, 1 पे 20, 2 पे 30। वैसे ही थर्ड टाइम पे भी हर एक इंडेक्स पे वो उसकी वैल्यू हम लोग को दिख रही है। तो जब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे ये वाला कोड, तब हम लोग को रिजल्ट के अंदर वो वैल्यू मिल जाएगी और हम लोग यहाँ से रिटर्न रिजल्ट कर सकते हैं। राइट। अभी अगर इसका आउटपुट हम लोग देखें तो ये लॉग जो है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो ये देखो, जो फर्स्ट सम है उसका आउटपुट 30 है, सेकेंड सम का आउटपुट 60 और थर्ड सम का आउटपुट 100। तो ये ऐसे हम लोग आर्गुमेंट्स का यूज कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग को अगर पता नहीं कि कितने आर्गुमेंट्स हो सकते हैं वो फंक्शन के साथ, तो हम लोग आर्गुमेंट्स का यूज कर सकते हैं। तो आर्गुमेंट्स जो रहता है वो हम लोगों को आर्गुमेंट्स जो है वो डिक्लेरेशन फंक्शंस के अंदर ही एक्सेसिबल रहता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि वी कैन हैव एक्सेस टू आर्गुमेंट्स, राइट। ये रहता है डिक्लेरेशन फंक्शंस के साथ, एक्सप्रेशन फंक्शंस के साथ, और एरो फंक्शंस के साथ ये नहीं रहता है। वी कैन नॉट हैव एक्सेस टू आर्गुमेंट्स विथ एरो फंक्शंस। एरो फंक्शंस के साथ, एरो फंक्शन में हम लोगों के पास दिस भी नहीं रहता है और हम लोग आर्गुमेंट्स को भी एक्सेस नहीं कर सकते एरो फंक्शंस के साथ। ओके, देन ये अपना फंक्शन डिक्लेरेशन का पार्ट हो गया जहाँ पे हम लोग फंक्शन कीवर्ड के साथ फंक्शन क्रिएट करते हैं, राइट। अभी इसमें क्या है कि ये मेरा सम फंक्शन नीचे है, तो मैं उसको नॉर्मली ये जो लॉग है इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे भी लिख सकता हूँ और उसको एक्सेस भी कर सकता हूँ। तो ये देखो, सम फंक्शन मेरा है और मैं उसको क्रिएट करने से पहले उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो जो जब हम लोग सेम फंक्शन, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, और सेम फंक्शन हम लोग लेट सपोज एक्सप्रेशन फंक्शन से क्रिएट करते हैं। तो एक्सप्रेशन फंक्शन से जब क्रिएट करेंगे तो कॉन्स्ट सम इक्वल टू फंक्शन, उसमें यहाँ पे पैरामीटर्स, एंड देन यहाँ से हम लोग उसको रिटर्न करेंगे। तो मैं सबसे पहले सिंपल फंक्शन लेता हूँ n1 कॉमा n2, और यहाँ से रिटर्न करेंगे हम लोग
रिटर्न n1 प्लस n2, राइट। देन यहाँ पे सिंपली लॉग करेंगे सम को और उसमें आर्गुमेंट्स देंगे 10 और 20। ओके, इसका अगर आउटपुट हम लोग देखें तो ये बहुत सिंपल है और इसका 20 मतलब 30 आउटपुट जो 10 प्लस 20 है वो हम लोग को मिल गया। तो जब हम लोग इसको ट्राई करेंगे यहाँ से उठा के इसको इसके पहले, राइट, तो ये हम लोग को एरर दे देगा, कैनॉट एक्सेस सम बिफोर इट्स इनिशियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले सम को ट्राई कर रहे एक्सेस करने का और उसके बाद उसको क्रिएट कर रहे। तो जैसे आप लोगों ने यहाँ पे जब हम लोग उसके कॉन्सेप्ट देख रहे थे उस टाइम पे यहाँ पे लिखा था कि नॉट हॉइस्टेड, तो इसकी वजह से ये हम लोग को एक्सेसिबल नहीं रहेगा। ये होस्ट होता है फंक्शन डिक्लेरेशन के साथ, तो वो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं एक्सप्रेशन फंक्शंस, राइट। तो जो हम लोग var let और const कीवर्ड से क्रिएट करेंगे तो ये होस्ट नहीं होता है, और इसका आउटपुट अगर var से भी करेंगे हम लोग तो भी सम इज नॉट अ फंक्शन वो बोलेगा, क्योंकि ये जब होस्ट होगा ऊपर आएगा तो इसकी वैल्यू अनडिफाइंड रहेगी var के साथ, और अनडिफाइंड को हम लोग ऐसे फंक्शन के साथ कॉल नहीं कर सकते, इसलिए वो एरर दे रहा है सम इज नॉट अ फंक्शन, राइट। तो ये ऐसे हम लोग नहीं कर सकते थ्रू फंक्शन एक्सप्रेशन। ओके, उसके जब हम लोग फंक्शन क्रिएट करेंगे उसके बाद ही उसको कॉल कर सकते हैं हम लोग, राइट। इसके अंदर भी हम लोग को ये जो है आर्गुमेंट्स वो रहता है। तो ये जो एग्जांपल हम लोगों ने देखा था ये हम लोग इसके साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। मुझे अगर पता नहीं है कितने आर्गुमेंट्स है तो मैं उसको इसके साथ भी हम लोग को एक्सप्रेशन फंक्शंस के साथ भी हम लोगों को आर्गुमेंट्स मिल जाता है। ओके, देन नेक्स्ट है अपना एनोनिमस फंक्शन। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है जो फंक्शन हम लोग सम को असाइन कर रहे हैं वो एनोनिमस फंक्शन है, तो उसको हम लोग कॉल नहीं कर सकते, लेकिन उसमें एक वे है जिससे हम लोग उसको कॉल कर सकते हैं। कॉल मतलब वो सेल्फ एक सेल्फ कॉल रहता है। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं फंक्शन लिख रहा हूँ, राइट, और उसकी बॉडी एंड देन उसको यहीं पे कॉल भी कर रहा हूँ। तो इसके अंदर जो कुछ हम लोग लिखेंगे, लेट सपोज मैं यहाँ पे n1 कॉमा n2 कॉल लिखता हूँ, तो ये एनोनिमस फंक्शन का एनोनिमस फंक्शन एक्चुअली एग्जांपल है। एक्चुअली ये जो है इसको IIFE भी बोलते हैं, IIFE मतलब इमीडिएटली इनवोकिंग फंक्शन एक्सप्रेशन। इसको हम लोग और इसको हम लोग सेल्फ एग्जीक्यूटेड फंक्शन भी बोलते हैं। IIFE, राइट। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो नंबर्स यहाँ पे पास करेंगे, लेट सपोज 1 और 2 पास करता हूँ मैं यहाँ से, और उसको सिंपली यहाँ पे लॉग करते हैं लेट सपोज, और उसको बोलेंगे n1 प्लस n2, राइट। इसको अगर रन करके देखे तो अपना आउटपुट 3 आएगा। तो यहाँ पे इसको एनोनिमस फंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको हम लोगों ने कोई नाम नहीं दिया है, इसलिए ये एनोनिमस फंक्शन है, राइट। देन एनोनिमस फंक्शन के बाद इसमें मैं एक और चीज दिखाता हूँ, मतलब नेक्स्ट हम लोग मूव करने से पहले, जिसमें हम लोग को दिस कीवर्ड के बारे में देखना है। तो दिस कीवर्ड क्या है जावास्क्रिप्ट में?
ये एक्चुअली जावास्क्रिप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जिससे हम लोग नॉर्मली जो कुछ आर्गुमेंट्स रहते हैं या फिर उसका जो कॉली रहता है, उससे हम लोग उसकी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, नहीं तो सबसे पहले फंक्शंस के पहले यहाँ पे ऐड करता हूँ दिस कीवर्ड। एक्चुअली ये जो मुझे नहीं लगता कि ये फर्स्ट टाइम में समझ में आएगा, लेकिन अगर तुमको कोई भी डाउट होगा तो तुम मुझसे पूछ लेना, राइट। सो द दिस कीवर्ड in JS is a powerful and sometimes confusing feature that refers to context in which a function is executed, right? Then इसमें the values or the value can vary depending on where and how a function is called, राइट। अभी इसमें जो अलग अलग वैल्यूज रह सकती है, तो वो मैं तुमको बताता हूँ। इसमें मतलब कंटेक्स्ट कैसे सेट होता है, राइट। देन इसमें सबसे पहले मतलब यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक ऐड करता हूँ। सो कॉन्टेक्स्ट विथ दिस कीवर्ड, ओके। तो सबसे पहले जो कॉन्टेक्स्ट है वो है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद जो सेकंड आता है वो है फंक्शन, जो हम लोगों ने ऊपर भी देखा है। कॉन्टेक्स्ट मतलब ये स्कोप भी बोल सकते हैं हम लोग, राइट। उसके बाद थर्ड आता है कंस्ट्रक्टर। जब हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शंस देखेंगे, इसमें एक्चुअली कंस्ट्रक्टर फंक्शंस नॉर्मल फंक्शन ही होते हैं, लेकिन उसमें भी हम लोग दिस को एक्सेस कर सकते हैं। देन एरो फंक्शन में तो दिस कीवर्ड होता ही नहीं, राइट। देन इसमें एक और है, ये एक्चुअली उसका फीचर भी हम लोग बोल सकते हैं। इसमें हम लोग एक्सप्लिसिट बाइंडिंग करते हैं। एक्सप्लिसिट बाइंडिंग मतलब हम लोग उसको जो कॉन्टेक्स्ट है फंक्शन के अंदर, जो दिस का कॉन्टेक्स्ट रहेगा उसको चेंज करते हैं हम लोग एक्सप्लिसिटली। मतलब उसमें दिस जो रहेगा ऑब्जेक्ट, उसको ही चेंज कर देंगे, राइट। तो इसके अंदर we can explicitly change or set the value of this using call, apply and bind methods। ये भी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो मोस्टली इंटरव्यूज में पूछते हैं, एक्सप्लिसिट बाइंडिंग कि कैसे करते हैं हम लोग एक्सप्लिसिट बाइंडिंग, जिसमें कॉल अप्लाई बाइंड को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ग्लोबल जो है, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। सो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मीन्स कि दिस विल रेफर्स टू द ग्लोबल ऑब्जेक्ट। सो ग्लोबल ऑब्जेक्ट जब हम लोग ब्राउजर में करते हैं, तो वो आइदर विंडो होता है या फिर ग्लोबल होता है, विंडो और ग्लोबल,
राइट। तो मैंने उस दिन एग्जाम्पल में यहाँ पे दिखाया भी था कि जब हम लोग लेट सपोज मैं अगर इसका इंस्पेक्ट ओपन करूं, राइट, और इंस्पेक्ट के अंदर अगर मैं कंसोल में आऊं एंड कंसोल में यहाँ पे क्लियर करता हूँ, मैं अगर यहाँ पे दिस बोलूं तो ये देखो ये विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, राइट। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे ब्राउजर पे क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ये जो ग्लोबल है या फिर विंडो है उसको हम लोग ये जो कोड लिख रहे हैं यहाँ पे नोड में लिख रहे हैं, तो उसमें हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे विंडो ऑब्जेक्ट को, इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, राइट। जब हम लोग इसको जहाँ से कॉल करते हैं बाय, मतलब ये बताना चाहता था मैं कि जहाँ से कॉल करते हैं हम लोग, तो दिस कीवर्ड विल ऑलवेज रेफर्स टू द कॉलिंग, मतलब जहाँ से वो कॉल हो रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज एक फंक्शन लिखूं, फंक्शन, राइट, और लेट सपोज एबीसी एक मेरा फंक्शन है एंड मैं यहाँ पे उसमें लेट सपोज लॉग कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग दिस, तो इसमें भी ओके कॉल नहीं किया उसको, एबीसी को अगर मैं कॉल करूंगा तो इसमें भी हम लोग को विंडो ही लॉग होगा। क्यों? क्योंकि कॉल जहां से हो रहा है, राइट। मैं अगर वो एबीसी को अगर किसी ऑब्जेक्ट को असाइन कर दूं, लेट सपोज ये जो एबीसी फंक्शन है, मैं और मैं एक ऑब्जेक्ट बना दूं, लेट यूजर इज इक्वल टू, एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, उसमें नेम है लेट सपोज पंकज एंड एक फंक्शन है लेट सपोज फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन, एंड मैं उसके अंदर फंक्शन, मैं उसके अंदर यहाँ पे लॉग कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग दिस, राइट। एंड उसको मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ यूजर डॉट func, राइट। तो यहाँ पे लेट यूजर इज इक्वल टू, ओके पहले यूजर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा शायद, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर। अरे ओके, यहाँ पे मैं उसको कोलन देना भूल गया, तो ये अपना यूजर क्रिएट हुआ। मैं अगर उसको यूजर डॉट फंक्शन को कॉल करूँ तो ये देखो इसमें दिस को वो जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे प्रिंट कर रहा है जिसमें नेम और फंक्शन दोनों है। यहाँ पे मैंने दिस को लॉक किया है, राइट। तो कॉल कहाँ से कर रहे हैं हम लोग, इसको यूजर ऑब्जेक्ट पे कॉल कर रहे हैं, इसीलिए उसने यूजर को उसका दिस कंसिडर कर लिया, राइट। यही अगर मेरे पास सेम है, लेट सपोज यूजर और उसके अंदर एक और फंक्शन है फंक्शन, राइट, और यहाँ पे मैं लेट सपोज एबीसी नाम देता हूँ उसको, पैरम्स कुछ नहीं है, लेकिन ये मेरा जो दिस डॉट, ये जो दिस है ये मैं यहाँ पे भी ऐड करता हूँ कंसोल डॉट लॉग दिस, राइट। अभी देखो और इसको यहाँ से कॉल करते हैं, एबीसी को कॉल करेंगे, तो इस केस में जब मैं यूजर डॉट फंक को कॉल करूंगा तब ये देखो ये जो है जो मेरा बाहर वाला दिस है ये वाला, उसने उसको मेरा जो कॉल ही है
मतलब जहाँ जिस ऑब्जेक्ट पे मैं कॉल कर रहा हूँ उसको उसको असाइन किया, लेकिन जो इनर फंक्शन है उसको उसने मतलब वहां पे जो दिस का वैल्यू रहेगा वो रहेगा ये विंडो या फिर ग्लोबल। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है तब इसका जो इसमें जो सेट हो रहा है मतलब इसमें इसका जो कॉन्टेक्स्ट सेट हो रहा है वो फिर भी ग्लोबल ही है। इसको हम लोग किसी और ऑब्जेक्ट पे या फिर किसी और इसमें कॉल नहीं कर रहे, उसको फंक्शन में ही कॉल कर रहे हैं। तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट सेट होगा वो ग्लोबल सेट होगा या फिर विंडो होगा इस केस में। ये विंडो की वजह से मैं ये अपने इसमें इसको ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जो कोड रन कर रहे हैं वो नोड जेएस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। राइट। तो यहाँ पे ये समझने की बात है कि अगर मेरा इनर फंक्शन रहा जो मैं फंक्शन के अंदर से ही कॉल कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे भी मेरा जो दिस का जो वैल्यू रहेगा वो बिलोंग करेगा विंडो ऑब्जेक्ट को। और जो मैं जिस पे कॉल कर रहा हूँ ये जो फंक्शन है एफिएनसी, तो इसको मैं कॉल कर रहा हूँ यूजर पे, तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट रहेगा मतलब उसका जो दिस रहेगा वो रहेगा, वो बिलोंग करेगा वो यूजर को जिस पे जिसके ऊपर हम लोग उसको कॉल कर रहे हैं। राइट। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है मैं मानता हूँ, लेकिन थोड़ा अगर तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो ये तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके। देन जो फंक्शन है फंक्शन का कॉन्टेक्स्ट, तो इसमें भी दिस विल रेफर्स टू ग्लोबल जो अभी हम लोगों ने देखा। बट व्हेन वी कॉल call the function, then it will depends means then the value of this will depends how or where the function gets called। राइट। तो यहाँ पे फंक्शन के केस में जो अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा, जब हम लोग ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं उसको तो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो दिस रहता है, और अगर वो फंक्शन को हम लोग नॉर्मल बाहर से कॉल कर रहे हैं तो वो ग्लोबल को पॉइंट करता है दिस कीवर्ड। राइट। उसके बाद कंस्ट्रक्टर का जो यूज है, सो कंस्ट्रक्टर के केस में दिस विल रेफर्स टू this will refers to the instance or new instance created by constructor। okay, then एक्सप्लिसिट बाइंडिंग में वो हम लोग कॉल अप्लाई और बाइंड का एग्जांपल देखेंगे इस केस में। राइट। तो यहाँ पे मैं इसमें ही ऐड करता हूँ एक और फाइल दिस डॉट जेएस। तो इसमें हम लोग दिस कीवर्ड के बारे में देखते हैं अभी कि ग्लोबल ग्लोबल का तो हम लोगों ने एग्जांपल देखा कि उसको हम लोग मतलब जब ग्लोबल में दिस कॉल होगा तब उसका जो मतलब उसका जो दिस रहेगा वो विंडो को ही रहेगा। राइट। इवन अगर मैं यहाँ पे फंक्शन लिखूं कोई लेट सपोज सम, एंड इसके अंदर मैं अगर लॉक करूं दिस एंड इसको कॉल करूं सम को, तो ये क्या करेगा? सो यहाँ पे नोड दिस डॉट जेएस, तो ये देखो ये इसने यहाँ से ग्लोबल ऑब्जेक्ट, हाँ ये यहाँ पे वो लिखा भी है सॉरी, ग्लोबल दिस विल रिफर्स टू ग्लोबल ऑब्जेक्ट विंडो और ग्लोबल को। तो जब हम लोग इसको नोड जेएस में एग्जीक्यूट कर रहे हैं तब वो ग्लोबल को पॉइंट करेगा। राइट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इट डिपेंड्स ऑन वेयर योर कोड इज गोइंग टू रन।
either in if the code runs on browser, this will refers to window, and if code runs on Node.js, then this will refers to global. Okay. Okay. Runs. Here your code is going to run. If the code runs on browser, this will refers to window, and if code runs on Node.js, then this will refers to global. Okay. Then ये हो गया, मतलब ये फंक्शन के अंदर का हो गया जब ये सिंपल फंक्शन कॉल होता है, राइट। उसके बाद जो हम लोगों ने ब्राउजर पे देखा था कि अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड है तो उस केस में वो कैसे बिहेव करता है, राइट। तो वहां पे तो हम लोगों ने देखा ही था, यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं उसको कि इसको मैं बोलता हूँ। ओके, एक ट्राई कर सकते हैं हम लोग कि ये फंक्शन का ही है ना, यहाँ पे अगर मैं लॉग करूँ दिस, तो ये क्या होगा। आई थिंक ये भी इसको ही कॉल करेगा, ग्लोबल को। ओके, एम्प्टी को कर रहा है। ओके, सो दिस इज द पार्ट ऑफ फंक्शन, फंक्शन का पार्ट, राइट। और ये इसके अंदर सिंपल फंक्शन का एग्जांपल है। और अभी हम लोग जो देखने वाले फंक्शन के अंदर है वो है मेथड, मेथड कॉल। मेथड कॉल मतलब लेट यूजर इक्वल टू, मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ उसमें नेम equal to, let's suppose Pankaj, then ID 1234, address पुणे, राइट। इसी के अंदर मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ कि डिटेल्स, और वो है एक फंक्शन, एंड उसमें से मैं लॉग कर रहा हूँ उसमें दिस को। ओके, जब मैं अभी यहाँ पे अगर मैं यूजर डॉट डिटेल्स को कॉल करूंगा, तब इट विल बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट, राइट। जो कुछ ऑब्जेक्ट है उसी को वो प्रिंट करेगा हम लोग को यहाँ पे, राइट। देन अभी मतलब ये जो है ये अपना नॉर्मल मेथड कॉल है फंक्शंस के अंदर, राइट। उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉन्टेक्स्ट क्या रहता है, मतलब जो हम लोग, इट्स अ वे ऑफ राइटिंग फंक्शन इटसेल्फ, कि हम लोग एक कंसेप्ट है जावास्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। सो यही पे मैं ये बोल सकता हूँ कि जो अपना फर्स्ट वाला था डिक्लेरेशन वाला, यहीं पे सो वी कैन क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर functions by using declaration, declaration functions। ओके, कंस्ट्रक्टर फंक्शंस में क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है कि हम लोग जो फंक्शन क्रिएट करते हैं, लेट सपोज मैंने फंक्शन पर्सन क्रिएट किया, तो इसका जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो हमेशा कैपिटल रहेगा, एंड इसमें हम लोग कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर, राइट। तो ये क्या करेगा, हम लोग को ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करके देगा। जब हम लोग जावास्क्रिप्ट के मतलब क्लासेस और ये चीज देखेंगे ना, उस टाइम पे हम लोग ये देखेंगे दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, एंड दैट नेम कुड बी पास्ड फ्रॉम हियर, नेम, राइट। ये क्या बोल रहा है आपने, एक्सपेक्टेड,
राइट। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है ये हम लोग जब क्लासेस देखेंगे जावास्क्रिप्ट में उस टाइम पे देखेंगे ही। लेकिन अभी के लिए जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है वो याद रखो कि यहाँ पे हम लोग कैपिटल लेटर लगते हैं फंक्शन का जब नेम स्टार्ट करते हैं तब। और दिस डॉट नेम मतलब जो कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगे हम लोग उसको डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं। और ये जो नेम आएगा ये आएगा हम लोग को यहाँ से नेम। राइट। तो ये जस्ट नेम नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग दिस डॉट आईडी भी कर सकते हैं इक्वल टू आईडी। देन दिस डॉट एड्रेस इक्वल टू एड्रेस भी कर सकते हैं। और ये आईडी और एड्रेस रहेगा इसका पार्ट ऑफ दिस फंक्शन पैरामीटर। राइट। देन यहाँ पे अभी जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज असाइन किए हैं वो दिस कीवर्ड में किए हैं, दिस कीवर्ड से असाइन किए हैं। तो जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, लेट सपोज लेट यूजर इज इक्वल टू न्यू पर्सन। और ये एक वे है कि हम लोग जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन रहते हैं उसको ऑब्जेक्ट को असाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। मतलब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं फंक्शंस का। हम लोग इसको नॉर्मली क्या करते हैं, फंक्शन नॉर्मल फंक्शंस को हम लोग सिर्फ कॉल करते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर फंक्शन को हम लोग एज अ ऑब्जेक्ट मतलब उस ऑन टॉप ऑफ दोस फंक्शंस हम लोग उसका ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज देता हूँ पंकज, आईडी में 1 2 3 4 5 एंड एड्रेस में पुणे। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अभी मैं इस पे अगर मैं इसको नॉर्मल कॉल करूं, पर्सन और यूजर है यूजर डॉट नेम, तो मुझे जो कुछ नेम यहाँ पे पास किया है मैंने वो मुझे एज आउटपुट मिल जाएगा पंकज। राइट। तो यहाँ पे ये जो दिस है ये जो वैल्यूज हम लोगों को फंक्शन के अंदर मिल रहे हैं वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू उसको असाइन कर रहा है। राइट। ओके। देन नेक्स्ट जो है अपना वो है यहाँ पे दिस कीवर्ड में एक्सप्लिसिट बाइंडिंग। राइट। तो एक्सप्लिसिट बाइंडिंग में क्या होता है, ये जो है इट्स एन एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टर कॉन्टेक्स्ट। राइट। एंड इसके बाद ये जो है ये है अपना एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट बाइंडिंग। बाइंडिंग एक्सप्लिसिट बाइंडिंग में क्या होता है कि हम लोग जो फंक्शंस क्रिएट करते हैं, लेट सपोज मेरे पास एक फंक्शन है और मैं उसमें मेरे पास लेट सपोज मैं पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, लेट यूजर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे इसको वैल्यूज देता हूँ नेम इक्वल टू लेट सपोज पंकज एंड आईडी इज इक्वल टू 1 2 3, एड्रेस पुणे। ये मेरा सिंपल सा ऑब्जेक्ट है। राइट। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अभी एक फंक्शन बनाता हूँ कि फंक्शन गेट पर्सन डिटेल्स। राइट। इसमें क्या करूंगा, मैं सिंपली रिटर्न करूंगा, रिटर्न यहाँ पे दिस डॉट नेम स्पेस दिस डॉट आईडी स्पेस दिस डॉट एड्रेस। सो यहाँ पे दिस डॉट नेम देन दिस डॉट आईडी एंड देन दिस डॉट एड्रेस। ये मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखो मैंने जो ये पर्सन डिटेल्स प्रिंट कर रहा हूँ इसमें कोई मेरे पास दिस नहीं है, कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं अगर इसको कॉल करूंगा, लेट सपोज मैं गेट पर्सन डिटेल्स कॉल करता हूँ अभी यहाँ पे, तो जब मैं इसको कॉल करूंगा तो ऑब्वियसली मैं मुझे कुछ आउटपुट नहीं आना चाहिए। ओके क्यों, एक सेकंड ना मैं लॉक करता हूँ, उसको लॉक करना भूल गया। राइट। यहाँ से देखो अनडिफाइंड 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 क्यों आ रहा है ये,
क्योंकि हम लोग ये फंक्शन को जहाँ पे कॉल कर रहे हैं वहां पे अपने पास नेम, आईडी और एड्रेस ये फील्ड्स है ही नहीं, अगर उसके वैल्यूज कोई है ही नहीं, राइट। अभी अगर मुझे ये नेम, आईडी और एड्रेस ये मुझे यहाँ से रिटर्न होना चाहिए, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो है इसको मैं यहाँ पे सिंपली डॉट कॉल बोलूंगा, और इसमें जो मेरा पैरामीटर रहेगा वो मेरा जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जिसको मुझे एज अ दिस ये फंक्शन को पास करना है, तो ये जो यूजर रहेगा ये फंक्शन के लिए वो कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा, राइट, जिसमें मुझे ये प्रिंट करके ये जो नेम और ये जो वैल्यूज हम लोग यहाँ से डाल रहे हैं वो प्रिंट करके देगा। देखो पंकज 123 पुणे, ये मुझे मिल गया। अभी यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये जो फंक्शन है इसको कॉन्टेक्स्ट असाइन किया, जो हम लोग ये कॉल का यूज करके उसको असाइन कर रहे हैं। जो कुछ ऑब्जेक्ट हम लोग इसको एज अ फर्स्ट पैरामीटर भेजेंगे वो उसका कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एक्सप्लिसिट बाइंडिंग में कॉल में क्या होता है, सो द फर्स्ट पैरामीटर which or the first parameter of call will be the context for this inside the function, राइट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, ये मैं एग्री करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल तरीके से इसको ऐड किया है। यहाँ पे ये मेरा फंक्शन है, राइट, उसको मैं कॉल कर रहा हूँ और उसको बोल रहा हूँ जो कुछ मैंने पैरामीटर पास किया है उसको तू एज अ दिस ट्रीट कर इनसाइड दिस फंक्शन। मतलब जहाँ पे मैंने वो फंक्शन कॉल किया है, मतलब जिस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया है उसका वो मतलब दिस का कॉन्टेक्स्ट वो ऑब्जेक्ट सेट हो जाएगा। इसको अगर मैं और दूसरा एग्जांपल लेके बताऊं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, राइट। इसको मैं नाम देता हूँ user1, जिसमें वैल्यूज रहेंगे रोहित, देन 456 एंड एड्रेस में रहेगा मुंबई, राइट। सो अभी अगर मैं यहाँ पे इसको कॉल किया है यूजर के साथ, तो मेरा जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है पंकज वगैरह वो आ गया। मैं अगर सेम इसको कॉल करूं user1 के साथ, तो मेरा जो दिस का कॉन्टेक्स्ट रहेगा वो स्पेसिफिक टाइम जब मैं उसको कॉल कर रहा हूँ वो रोहित हो जाएगा। मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया। तो कॉल के केस में क्या होता है, द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ कॉल विल बी द कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस इनसाइड द फंक्शन, राइट। एंड सेकेंड पैरामीटर से क्या होगा, सेकेंड पैरामीटर ऑनवर्ड्स will be the arguments for the callee function। तो यहाँ पे ये एग्जांपल में जो अपना कॉली फंक्शन है वो ये फंक्शन है, राइट। तो लेट सपोज ये फंक्शन को हम लोग को यहाँ पे और पैरामीटर्स चाहिए, तो लेट सपोज मैं यहाँ पे एक जेंडर करके एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ, राइट। और मैं यहाँ से उसको ऐड भी कर रहा हूँ कि दिस, और नॉर्मली जेंडर दिस लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो पैरामीटर है उसका, राइट। तो यहाँ पे अभी अगर मैं इसको रन करूं तो दोनों में अनडिफाइंड आएगा, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने कुछ पैरामीटर पास ही नहीं किया। तो यहाँ पे मैं अगर इसको पैरामीटर पास करूं मेल, राइट, तो वो रीड होगा उस केस में, वो उसके लिए स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट के लिए। तो मैंने सिर्फ यूजर के लिए मेल एज अ पैरामीटर पास किया है, इसलिए उसने जो पंकज वाला ऑब्जेक्ट है उसी में मेल को अपडेट किया जेंडर, यहाँ पे user1 को नहीं भेजा इसलिए नहीं दिया उसने। user1 को भी अगर मैं भेजू तो वो उसको भी वो वैल्यू असाइन कर देगा, राइट। तो ये अपना कॉल है, और ये जो सेम बिहेवियर है ये हम लोग सेम नेक्स्ट है अपना इसमें भी कर सकते हैं, अप्लाई के केस में भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये जो अप्लाई रहेगा ये भी सेम करता है, द फर्स्ट पैरामीटर the first parameter of apply will be context for this inside the function, and the second parameter will be an array
containing all the arguments for the कॉली फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ इसमें डिफरेंस इतना ही है कॉल और अप्लाई में। ये मैं यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, कॉल का केस खत्म हो गया है। मतलब यहाँ पे ये कॉल का एग्जांपल है और ये अप्लाई का एग्जांपल लेते हैं। तो अप्लाई के केस में क्या होता है कि जो हम लोग ये जो फंक्शन कॉल करेंगे, राइट, तो ये जो फंक्शन इसको भी कॉल करने के लिए हम लोग सेम ही करेंगे। जैसे यहाँ पे कॉल किया था, कॉल कीवर्ड ऐड किया था, यहाँ पे हम लोग अप्लाई कीवर्ड ऐड करेंगे। अभी के लिए मैं ये जो मेल लिखा हुआ है ये इसको हटा देता हूँ ताकि थोड़ा पहले इसमें आए हम लोग। हाँ, बेसिक से स्टार्ट करें, राइट। तो ये भी अभी लेट सपोज अपना एक फंक्शन है जिसमें हम लोग ये यूजर को एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं। इसको अगर रन करो तो मेरा आउटपुट सेम रहेगा, राइट, इवन फॉर यूजर वन। यूजर वन के लिए भी आउटपुट मेरा सेम ही रहेगा, राइट। जो कुछ ऑब्जेक्ट एज हम लोग उसको दिस कॉन्टेक्स्ट के लिए पास कर रहे हैं तो वो आएगा। लेकिन कॉल और अप्लाई में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो पैरामीटर पास करेंगे हम लोग वो एज अ एरे पास होगा। तो लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे मैं इसका जो फर्स्ट पैरामीटर है वो है मेल, मतलब जेंडर। तो मैं यहाँ से एज अ एरे एलिमेंट उसको पास करूंगा, राइट। और यहाँ पे ये जो रहेगा ये जेंडर हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो इसमें ये देखो मेल आ गया। इसके साथ और भी हो सकता है। तो यहाँ पे लेट सपोज मैंने क्या यहाँ पे कंपनी भेजता हूँ, लेट सपोज LTI माइंट्री, एंड इसके साथ भेजता हूँ इन्फोसिस, राइट। तो ये जो सेकेंड पैरामीटर है अभी वो यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड रहेगा, लेट सपोज कंपनी। जेंडर के बाद लेट सपोज अपने पास यहाँ पे है कंपनी, तो वो भी हम लोग को एज अ वैल्यू उसमें दिखेगा। इसमें ये देखो LTI माइंट्री इन्फोसिस जो कि कंपनी अपना वो यहाँ पे सेकेंड पैरामीटर दिख गया। कॉल के केस में भी, मतलब कॉल के केस में जो पैरामीटर हम लोग भेजते हैं वो कॉमा सेपरेटेड रहते हैं। तो ये जो है मेरा सेकेंड पैरामीटर, ये मेरा कॉमा सेपरेटेड रहेगा यहाँ पे। मतलब यहाँ पे देखो कॉल और अप्लाई में डिफरेंस सिर्फ इतना है, जो पैरामीटर्स ये फंक्शन के लिए, कॉल ही फंक्शन के लिए जो पैरामीटर्स रहेंगे वो सिर्फ इसमें कॉल के केस में कॉमा सेपरेटेड रहेंगे, अप्लाई के केस में एरे में रहेंगे, राइट। इतना ही डिफरेंस है दोनों में। और जो तीसरा है अप्लाई बाइंड वाला, तो बाइंड के केस में क्या होता है कि हम लोगों को वो फंक्शन, मतलब ये भी वही उसी के लिए यूज होता है। सो बाइंड जो है द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ द context इज बाइंड, बाइंड के केस में भी फर्स्ट पैरामीटर उसका जो जो कुछ हम लोग ऑब्जेक्ट पास करेंगे वो दिस को या साइन होगा। लेकिन बाइंड के केस में सो बाइंड विल रिटर्न अ फंक्शन एज अ वैल्यू, राइट। तो बाइंड मतलब कॉल और अप्लाई में क्या हो रहा था कि वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा था, बाइंड के केस में वो एज अ फंक्शन रिटर्न होगा। तो जब हम लोग ये सेम कॉल करेंगे बाइंड के साथ, राइट, यहाँ पे जब ये सेम कॉल करेंगे तो ये जब आउटपुट दिखेगा तो ये हम लोग को फंक्शन में दिखेगा। सॉरी, कॉल है, बाइंड में चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये फंक्शन दिखा, राइट। और बाउंड क्या किया उसने, गेट पर्सन डिटेल्स बाउंड किया है। तो इसको भी हम लोग को अगर आउटपुट चाहिए तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो ये एज अ फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो हम लोग इसको असाइन करेंगे एक फंक्शन को, लेट सपोज बाइंडेड
फंक्शन नाम देता हूं मैं उसको, और उसको ये असाइन कर देंगे। और जब ये बाइंडेड फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे फिर से, तब जाके हम लोग को वो उसका आउटपुट मिलेगा। ये देखो, राइट। तो कॉल और अप्लाई में क्या डिफरेंस है? सिर्फ पैरामीटर्स का। और बाइंड के केस में फंक्शन ही नया रिटर्न करता है। ओके, ये समझ में आया कि तीनों का? ये एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा दिस का, लेकिन अच्छा है कि दिस कीवर्ड में अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो गया तो तुमको बाद में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे उसके अंदर। तो ये समझ में आ गया ना दिस कीवर्ड का? हेलो? यस, नो? यस सर। क्वेश्चंस कुछ होगा तो पूछ लो। कुछ क्वेश्चंस? ओके, मतलब सबको सब समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट है अपना एरो फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एरो फंक्शंस में, अगर नॉर्मल फंक्शंस और एरो फंक्शंस में हम लोग डिफरेंस देखें तो इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। सिर्फ सिंटैक्टिकल शुगर है एरो फंक्शंस मतलब। तो जब हम लोग एरो फंक्शंस क्रिएट करते हैं तो सिंपली कॉन्स्ट फंक्शन नेम देते हैं। लेट सपोज हम लोग सम का एग्जांपल ले रहे हैं, तो सम ही लेता हूं मैं। यहाँ पे पैरामीटर्स एंड देन यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पैरामीटर्स रहेंगे अपने, वो है लेट सपोज n1 प्लस कॉमा n2। और यहाँ से हम लोग लेट सपोज लॉग करेंगे n1 प्लस n2। ओके, और इसको अगर कॉल करेंगे हम लोग सम को, तो हम लोग का आउटपुट भी दिख जाएगा। क्लियर? नोड फंक्शंस डॉट जेएस में नॉट अ नंबर। ओके, यहाँ पे कुछ पास ही नहीं किया हम लोगों ने। 10, 20, 30 आउटपुट आ गया हम लोग। राइट, तो ऐसे हम लोग एरो फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ अलग चीज तो नहीं है, लेकिन एरो फंक्शंस हम लोग नॉर्मली प्रेफर करते हैं ऑन टॉप ऑफ डिक्लेरेशन फंक्शन या फिर फंक्शन एक्सप्रेशंस। राइट, इसको और इजी वे से कैसे लिख सकते हैं हम लोग? अभी लेट सपोज ये सेम फंक्शन है मेरे पास, और मैं यहाँ से इंस्टेड ऑफ लॉगिंग दी वैल्यू मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न n1 प्लस n2। राइट, और इसको ये लॉग करना पड़ेगा। ओके, इसका आउटपुट भी सेम रहेगा, आउटपुट कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन इसको हम लोग ये जो लाइन है जो रिटर्न किया है, ये न लिखते हुए हम लोग सीधा उसको, इसको बहुत ही शॉर्टर वे से लिख सकते हैं। इसको रहने देता हूं मैं, इसको सिर्फ कमेंट करता हूं। लेकिन ये जो अगर मेरे पास वन लाइन रिटर्न है, तो मैं यहाँ से सिंपली उसको कॉन्स्ट सम इक्वल टू यहाँ पे n1 कॉमा n2, और यहाँ से डायरेक्ट में पास कर सकता हूँ n1 प्लस n2। तो ये यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। ये मेरा सिंगल लाइन रिटर्न है, इसलिए मैं इसको ऐसे असाइन कर सकता हूँ। मैं इसको आउटपुट डिफरेंस के लिए यहाँ पे 30-20 करता हूँ, ताकि अपना आउटपुट 50 दिखे। तो देखो 50 आउटपुट मिल गया। तो ये सिंपलर वे ऑफ रिटर्न है, जिसमें अगर सिर्फ वन लाइन रिटर्न है तो हम लोग उसको उसी के साथ रिटर्न कर सकते हैं। राइट, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि मैं अगर ट्राई करूं, राइट, मैं अगर ट्राई करूं यहाँ पे कॉस्ट सम इज इक्वल टू, राइट, और यहाँ पे मैं ये कॉल करूं, राइट। अभी ये ऐसे करने के लिए मुझे अगर पता नहीं कितने पैरामीटर्स है, तो हम लोग अगर यहाँ पे लॉग करें आर्गुमेंट्स, राइट, तो ये तो मुझे ऑब्वियसली एरर ही थ्रो करेगा।
अरे आर्गुमेंट से इसे कैसे मिल रहे हैं? सम में आर्गुमेंट्स, ओके। तो ट्राई करके देखते हैं हम लोग कि वो तो मिलना तो नहीं चाहिए। फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन आर्गुमेंट्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस आर्गुमेंट ऑफ आई रिटर्न रिजल्ट एंड लेट रिजल्ट इज इक्वल टू 0। राइट, ये शायद फंक्शन से ना, हाँ। तो ये देखो, ये यहाँ पे इसने रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस आर्गुमेंट्स ऑफ आई, तो मतलब जो आउटपुट हम लोग को चाहिए, ऑब्वियसली ये आउटपुट वो नहीं है, राइट। लेकिन अगर हम लोगों को ये चाहिए और ये ऐसे एरो फंक्शन के साथ भी करना है, तो उस केस में हम लोग जावास्क्रिप्ट का जो लेटेस्ट ES6 का फीचर है, स्प्रेड ऑपरेटर, वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ट्रिपल डॉट देके पैरम्स देंगे और ये आर्गुमेंट्स को सिंपली रिप्लेस कर देंगे पैरम्स के साथ। तो जो आउटपुट हम लोग को चाहिए वो हम लोग को मिल जाएगा। फर्स्ट केस में 30, सेकंड केस में 60 एंड थर्ड केस में 100। यहाँ पे क्या किया है, ये एक्चुअली जावास्क्रिप्ट का लेटेस्ट ES6 का फीचर है, स्प्रेड ऑपरेटर, जिससे हम लोग जो पैरामीटर्स या फिर जो हम लोग को जो पैरामीटर्स है अपने पास, उसको वो स्प्रेड कर रहा है। हमको पता नहीं कितने पैरामीटर्स हो सकते हैं, तो उसको वो स्प्रेड कर रहा है और उसको वो एरे में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये जब हम लोग ES6 के फीचर्स देखेंगे उस टाइम पे हम लोग इसको कवर करेंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि ये जावास्क्रिप्ट का फीचर है, स्प्रेड ऑपरेटर, जिसका यूज करके हम लोग इसमें मतलब ये जो पैरामीटर्स अगर हम लोग को पता नहीं है तो वो हम लोग पता कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट जो है अपना, आई थिंक एरो फंक्शंस विल बी लास्ट ऑफ दिस फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो है डिफॉल्ट पैरामीटर। ये भी एक्चुअली ES6 का ही फीचर है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हम लोग ES6 फीचर्स के टाइम पे भी कवर करेंगे, लेकिन अभी भी मैं बता देता हूँ इसको कि डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होता है। सो डिफॉल्ट पैरामीटर्स में क्या होता है, जो अभी लेट सपोज हम लोग को कोई वैल्यू, हम लोग किसी फंक्शन में कोई पैरामीटर एक्सेस करने का सोच रहे हैं, लेकिन वो पैरामीटर की वैल्यू कहीं से हम लोग को मिली ही नहीं, या फिर कहीं से पास ही नहीं गया उसको, तो उस केस में क्या होता है कि उसको वो अनडिफाइंड असाइन कर देता है। और अगर उस पर अगर कुछ डिपेंडेंसी रही तो वो अपना ब्रेक हो जाता है वो डिपेंडेंसी, राइट, क्योंकि उसकी वैल्यू ही नहीं है। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं कि अगर इसको ये स्पेसिफिक पैरामीटर को कोई वैल्यू अगर कहीं जहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं वहां से अगर उसको कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, तो उसको हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू, हम लोग जब पैरामीटर बनाते हैं उसी टाइम पे उसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सो समटाइम्स वी पास डिफॉल्ट values to parameters, right? When we invoke or call the function, and if we forget or if we do not pass an argument value, so the default value will be assigned to the parameter. Okay, then
default parameter can work with any function type. मतलब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एरो फंक्शन के साथ ही वर्क होगा या फिर किसी और दूसरे फंक्शन के साथ, ये किसी भी फंक्शन के साथ वर्क होगा. तो मैं एरो फंक्शन से अभी अभी हम लोगों ने एरो फंक्शन देख लिया है, तो यहाँ से आगे जितने भी फंक्शंस हम लोग क्रिएट करेंगे सब एरो फंक्शन ही रहेंगे. ओके, सो कॉन्स्ट सम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लेट सपोज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास 3 पैरामीटर आए, ए बी एंड सी, राइट. और मैं यहाँ से सिंपली रिटर्न कर रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी. ओके, देन मैं यहाँ पे सिंपली लॉग कर रहा हूँ सम, और उसमें मैं पैरामीटर्स कुछ भी पास नहीं करता हूँ, राइट. फिर यहाँ पे मैं सेम फंक्शन कॉल कर रहा हूँ विथ 1 पैरामीटर विच इज 1. सेम कॉल कर रहा हूँ विथ 2 पैरामीटर्स 1 एंड 2. मैं सेम कॉल कर रहा हूँ विथ पैरामीटर्स 1 2 3, राइट. तो मेरा 4 बार कॉल हुआ फंक्शन, तो मेरा आउटपुट भी 4 बार दिखेगा, नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर एंड 6. अब ये नॉट अ नंबर क्यों आया? क्योंकि ए यहाँ पे हम लोग पास नहीं कर रहे, राइट. तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो गई. सेकेंड टाइम यहाँ पे हम लोग ए पास कर रहे हैं, बी और सी पास नहीं कर रहे. मतलब फर्स्ट टाइम तो हम लोग कुछ भी नहीं पास कर रहे, ए प्लस बी प्लस मतलब ए बी सी तीनों के अनडिफाइंड है. सेकेंड टाइम यहाँ पे बी और सी की वैल्यू अनडिफाइंड है. थर्ड यहाँ पे सिर्फ सी की वैल्यू अनडिफाइंड है, और यहाँ पे तीनों की वैल्यू है. तो अगर कोई नंबर हम लोग ऐड कर रहे हैं और उसी के उसमें से एक की भी वैल्यू नहीं है, तो वो उस टाइम पे वो नॉट अ नंबर ही रिटर्न करता है. मतलब उसके जो ऑपरेशन हो रहा है वो नंबर पे नहीं हो रहा है, एडिशन ऑपरेशन, राइट. तो ये अवॉइड करने के लिए हमारे पास डिफॉल्ट पैरामीटर की एक कंसेप्ट है, जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जब मैं पैरामीटर क्रिएट कर रहा हूँ उसी टाइम पे मैं उसको वैल्यू भी दे सकता हूँ. 20 एंड सी को देता हूँ मैं 30. तो अभी जब यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू पास नहीं करूंगा तो उस टाइम पे क्या होगा, 10 प्लस 20 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 60. तो ये मेरा आउटपुट 60 रहेगा. जब मैं सिर्फ एक वैल्यू दे रहा हूं तो मेरा बी और सी का वैल्यू वही रहेगा. तो इस केस में क्या होगा, 1 प्लस 20 प्लस 30, तो ये कितना हुआ, 51, राइट. इस केस में होगा 1 प्लस 2 प्लस 30 विच इज 33, राइट. एंड लास्ट में तीनों वैल्यू दे रहे हैं हम लोग 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये होगा 6, राइट. इसको अगर रन करके देखें हम लोग तो ये देखो 60, जो कि मैं कुछ कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है, तो ये डिफॉल्ट पैरामीटर में जो वैल्यू है वो उसको असाइन कर रहा है, ए को 10, बी को 20 और सी को 30. सेम हियर, सेम हियर, एंड यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है. तो वो अगर मैं कोई वैल्यू पास नहीं कर रहा हूँ वो पैरामीटर के लिए, सिर्फ उन्हीं पैरामीटर के लिए वो वैल्यूज एज अ डिफॉल्ट पैरामीटर जो हम लोग पास कर रहे हैं या फिर डिफॉल्ट वैल्यू जो पास कर रहे हैं वो असाइन होगी. अगर वो स्पेसिफिक लोकेशन पे मेरा कोई वैल्यू है तो उस केस में नहीं होगा. ओके, ये आया क्या समझ में? यस सर. यस सर. ओके, तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं. नेक्स्ट जो है अपना नेक्स्ट में भी फंक्शंस में ही है. ओके, तो नेक्स्ट का जो है वो पार्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अगले अगले सेशन में. ओके, थैंक यू, बाय बाय.